हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों 2025 का पीवाईक्यू है पॉलिटिकल साइंस। ओके, राजनीतिक विज्ञान सभी देख रहे हो, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का 2025 का पीवाईक्यू है सेट 2 का। ओके, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं। ये जो लेक्चर है मैं पहले इंग्लिश का रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओके, एक्सप्लेन करता हूँ कैसा क्या है, उसके बाद हिंदी का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आधी कट करके जहाँ से हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होगा आप लोग वहाँ से जो है इसको देख लेना। ओके, चलिए चलते हैं। सभी को पता है कि मतलब 80 नंबर का पेपर होने वाला है जो कि 3 घंटे का होगा। ओके, बाकी के 20 नंबर आपको आपके स्कूल वाले देंगे। ओके, चलिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 है, उसके 1 से जो 12 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट 1 है, मिखाइल गोर्बाचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 sought to reform the Soviet system। ओके, और हाँ ये जैसे कि स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union and had some other effects that neither he or nor else intended or anticipated। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग symbolize द डिसीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो ये कौन सा सिंबल था? बर्लिन वॉल। ओके, और ये कब गिरी थी ये आप लोग कमेंट बताना। देखते हैं आपकी कैसी की प्रिपरेशन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जो कि मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, तो क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। ओके, डिसआर्मामेंट क्या है? ये गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स। ओके, माइग्रेशन क्या हो जाएगा? ये है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। माइग्रेशन है, ये न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट हो रहा है। ओके, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स क्या है? सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको फिट करना। तो इंडिया चीन वॉर कब हुआ बच्चों? ये होता 1962। ओके, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ? 1974। ओके, टेररिस्ट अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका, तो ये कब हुआ था? 2001 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ये कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों 1972। तो पहला हो गया, दूसरा ही हो गया, तो पहला दूसरा हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वाज टू कट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये क्या है? ये था बच्चों, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया था कि ग्रीन हाउस को कट करना है। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। तो असर्शन क्या दिया हुआ है? द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इम्प्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाय शोइंग द कार्टून्स ओनली। तो ओनली कार्टून्स, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ सही है, ये भी सही है। तो कार्टून्स दिखाते थे, ठीक है। तो दोनों जो है हमारे सही हो जाएंगे, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। ओके, चलिए लोग हमारा क्वेश्चन 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को चूज आउट करना है? तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ कि 7 है। ओके, क्या है? नाउ इंडिया हैज मेड इट क्लियर दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिवाइव्ड। ओके, कि हम लोग पहले न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया वांटेड इंडिया टू फॉलो द प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो कौन सी हमारी पार्टी हुआ करती थी? ये भारतीय जन संघ। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, which political party won 16 Lok Sabha seat and was at second place in the first general election of India। तो ये कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, 10th क्वेश्चन है, ये जो ईवीएम का फुल फॉर्म है ना, ये सब में पूछता है। 2024 में हमने एग्जाम दिया था, मेरा बोर्ड का था। ओके, तो उसमें ये ईवीएम का आया था, और ये 2025 का है, इसमें भी ईवीएम का पूछा गया है। अब 2026 में देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है, क्या आएगा नहीं आएगा। याद कर लो, सिंपल सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए 11th क्वेश्चन है, ऑन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वॉज इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। तो क्या बेसिस था अगर बात की जाए तो इंटरनल डिस्टर्बेंस। लास्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वॉज एन ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी दैट इज WMC अपोज्ड। तो फिलीपींस कंपनी थी। ओके चलिए अब सेक्शन बी हमारे यहाँ से शुरू होता है। तो क्या क्वेश्चन है 13th स्टेट एनी टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो किसी दो ऑब्जेक्टिव में बताने हैं आसियान के। 14th क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इट्स लीडर नेवर शोड एनी डिजायर टू फॉर्म न्यू पार्टीज एनालाइज एनी वन रीजन फॉर दिस। तो कोई एक रीजन देना है इस चीज का। 15th क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट 5 year प्लान एंड सेकंड 5 year प्लान। 16th क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू रीजन फॉर द स्प्लिट इन जनता पार्टी इन 1979। तो कोई दो रीजन आप लोगों को है जो बता देना है। Suggest any two ways to reduce economic disparities between the poor and the rich country at the global level। तो अगर रिच की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न कंट्रीज हो गई, अगर पुअर की बात की जाए तो साउथर्न कंट्री हो गई। ओके 18 क्वेश्चन है स्टेट इन टू आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइन बिटवीन द US एंड सोवियत यूनियन। तो कोई दो ट्रीटी जो है आप लोग को बता देनी है। ओके सी सेक्शन हमारा आता है जो कि है करेक्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाता है। तो इसमें से जो है कोई दो में से एक करना है। एनालिसिस द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टिंग चाइना टू ओवरटेक द US अमेरिका टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाइल द चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड नॉट इवन इन चाइना रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स एनालिसिस एनी टू रीजन फॉर दिस। ओके 20th क्वेश्चन है इन 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस टिकेट इन इंडिया एक्सप्लेन एनी टू रीजन। तो 1960 जो था 1960 जो हमारा पीरियड था टिकट का, ठीक है, तो ये इंडिया को डेंजरस टिकट क्यों बोला जाता है। तो इसका जो है जैसे कि कोई दो रीज़न देना है। तो एक तो मोस्टली खाने की कमी हो जाना है और दूसरा कि काफ़ी जो है इंडिया पे वार हुआ है, फाइट इज है। और भी कई सारे रीज़न है जो आप लोग बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 21 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन कल्चर पर, ये आप लोग को जो है बताना है। ओके 22nd क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू रीजन फॉर द बिगिनिंग of a long phase of coalition politics in India since 1989। तो ये अगर करना है तो कर लीजिए, वरना और दिया हुआ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसको शुरू करना है आप लोग अगर ये लिखे तो इसका सीधा शुरू करना है कहाँ से, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल से शुरू करना है, ठीक है, कि कैसे क्या ये लेकर आए। ओके लास्ट बता रहा हूँ 23rd का क्वेश्चन है हाईलाइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो कोई 4 जो है आपको फीचर बता देना न्यूक्लियर पॉलिसी की है जो इंडिया ने है। सेक्शन डी है जो कि फेस है। ओके अब ये कौन ही पढ़ेगा इतना, सीधा इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गुड तो क्या क्वेश्चन है विच आइडियोलॉजी वाज अडॉप्टेड बाय द पोस्ट सोवियत कंट्रीज। तो पोस्ट सोवियत कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी रख रखी थी, मान रखी थी, तो कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। ओके विच रिपब्लिक एमंग द फॉलोइंग बिकम द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। तो रसिया बन गया था सोवियत यूनियन के बाद जैसे जब टूटा। 3rd क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इसमें से कौन सा जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है, ताजिकिस्तान। ओके विच पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन हैड फास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। तो कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा जहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, तो चेकोस्लोवाकिया है। क्या पैराग्राफ में इसके आंसर पाए जा सकते हैं, तो शायद पैराग्राफ में इसके आंसर नहीं पाए जा सकते। ओके चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ भैया देखो मैप जो है आप लोग प्लीज़ प्रॉपर याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जितने भी अपने लीडर हैं ना वो पूछते हैं कि कहाँ पे कौन सा इंसिडेंट हुआ है, तो वो जो है आप लोग को भरना पड़ता है। और देखो जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि EVM का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसमें भी एक ये कर्पूरी ठाकुर, ये सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे 2024 में भी आया था और 25 में भी आया और मे भी 26 में भी आया है, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं एग्जाम हुआ नहीं, जब होंगे तो देखा जाएगा। तो अगर कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो बिहार से बिलोंग करते हो। ओके बच्चों ओके द स्टेट वेयर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी जी की कहाँ पे मृत्यु हुई, तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ओके एक रैली में गए थे वहीं पे बच्चे एक बॉम्ब आके ब्लास्ट कर गई थी, वही फट गई। ओके इसके पीछे की अगर स्टोरी पता है तो गुड, अगर नहीं पता तो अपने टीचर से पूछिए। द स्टेट वेयर UPA ऑन द मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 2004। तो कौन सा स्टेट था वो बच्चों, आंध्र प्रदेश स्टेट था। ओके द स्टेट वेयर बहुजन समाज पार्टी दैट इज BSP अचीव्ड द ब्रेक थ्रो इन 1989 एंड 1991 इलेक्शंस। तो ये कौन सा स्टेट था, ये बच्चों UP था। ओके
वैसे हमारे जो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से क्वेश्चन होते हैं, तो अब तक देख सकते हो ये लोग। चलिए, तो ये क्या है, एक मिनट, पेज रह गया एक। हाँ, 26 क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये देखो, आप लोग जो समझ में आ रहा, जो मैपिंग, ये मतलब पिक्चर स्टडी रहती है ना, तो पिक्चर स्टडी जो मोस्टली है ना, ये इसमें आते हैं कंडम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मेरे में तो उसी से आया था, बट 2025 में इसने शायद इसमें से लिया है, ये उसका है जो सेकंड बुक है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे आया है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल स्टडी। तो ग्लोबल स्टडी की अगर बात करें तो लैंड, वाटर एंड ऑटोमोबाइल ना, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल एयर प्रोडक्शन और ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। ओके, तो कौन सा वो कंट्री की अगर बात की जाए तो कौन सा बच्चों कंट्री है, वो हमारी हो जाती है गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में बार के जो है ऑयल है। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है विच गल्फ कंट्री वाज इन्वेडेड बाई यूएस अमेरिका। ओके, तो कौन सा कंट्री था, वो था इराक। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका टू अटैक गल्फ कंट्री। तो क्या ऑब्जेक्टिव था, टू गेट ऑयल रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर द ऑयल रिसोर्सेज। ओके, और ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नेम द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री, विच रीजन प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द टोटल ऑयल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, विच गल्फ कंट्री वाज इन्वेडेड बाय यूएसए, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस टू अटैक द गल्फ कंट्रीज। वही चीज हो गई, ठीक है, यही सब बता दिया, जो क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन पूछ लिया है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। नहीं है, एक मिनट, अरे अभी हो रहे हैं, सेक्शन ए भी है। सेक्शन ई के अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये भी है, आप लोग देखिए, रिव्यू ले लीजिए कि कैसे का क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक्सप्लेन एनी टू, क्या एक्सप्लेन एनी टू कम्युनिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इन देयर डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस। तो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस की बात की जाए पाकिस्तान और चाइना की, तो भैया बहुत बेकार है। कहीं यहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाता है, तो कहीं डेमोक्रेटिक, तो कहीं कोई, कहीं कोई, ठीक है, ये सब बकवास है। एक्सप्लेन इन, और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिख देना कि कभी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पाए, ये सब। एक्सप्लेन इट टू इशूज ऑफ कोऑपरेशन एंड टू इशू ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लिख देना बच्चों, और क्या है, अच्छी बात है। 28वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो कंटेम्प्रेरी आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का क्या महत्व है, ये लिखना। ओके, एक्सप्लेन इट फोर चेंजेस, क्या वो चार बदलाव हैं, चार बदलाव लिखने हैं, दैट हैव ऑकर्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार, सॉरी आफ्टर द कोल्ड वार एंड हैव अफेक्टेड द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, रीजनल डिमांड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया सो दैट India has adopted the democratic approach to accommodate diversity. Justify the statement. तो रीजनल डिमांड तो बहुत अच्छे से आप लोग लिख लोगे अगर आपने पढ़ा है। लिख देना, नॉर्थ ईस्ट को लिख देना, इधर पंजाब का लिख देना, उधर साउथ का लिख देना, इधर ऊपर नॉर्थ का लिख देना, सब अपना अपना डिमांड कर रहे हैं। एग्जामिन एनी 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से कोई 3 प्रॉब्लम जो है आपको लिख के दे देनी है। डिस्क्राइब एनी 3 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड। तो कोई 3 कारण बता देना जिसके अंदर में जो है ये बनाया गया। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस, पहला ये लिख देना आंध्र प्रदेश को लेकर बवाल हो गया था। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट दैट लेड टू मणिपुर्स एसेशन टू इंडिया इन 1949। ये लिख देना। अब यहीं पे खेल खत्म हो गया इंग्लिश का। अब हिंदी वाले बच्चों आप लोग आ जाइए जहाँ भी हो। ओके, हिंदी वाले बच्चों देखो, मैं पहले बता दूं कि मेरी हिंदी कुछ, मैं वो सीबीएसई बोर्ड का हूँ ना, तो सीबीएसई बोर्ड में क्या बोलते हैं, हिंदी भी आती नहीं और इंग्लिश भी लिखना भूल गए, तो वही चीज़ है मेरे साथ। इंग्लिश भी मुझे ज़्यादा नहीं आती और ना ही हिंदी, फिर भी थोड़ा बहुत जितना हेल्प होता है हम कर देते हैं अपने भाइयों के, छोटे भाइयों के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है कथन है कथन दुई। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत प्रणाली में सुधार कोशिश की। तो हाँ भैया, इन्होंने सुधार की कोशिश की। ओके, पश्चिम के साथ संबंधों का सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने और सुधारने जैसे गोर्बाचेव के फैसलों के कुछ अन्य प्रभाव हुए जिनका गोर्बाचेव या अन्य किसी को ना तो अंदाजा था ना ही इरादा था। हाँ, तो ये भी सही है। कथन ए और कथन दोनों ही सत्य हैं। ओके, दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन
पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। तो भैया बर्लिन की दीवार थी। ओके छोटे भाइयों, अब देखो यहाँ पे जो है कॉलम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सही मिलान। ओके तो क्या है, शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन क्या था, ये था। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ धीमे धीमे, बहुत दिनों बाद हिंदी पढ़ रहा हूँ ना। शक्ति संतुलन, तो शक्ति संतुलन क्या था, यह पारंपरिक सुरक्षा है। ओके और क्या है, निरस्तीकरण। निरस्तीकरण ये क्या थी, ये थी हमारी कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को छोड़ना। ओके प्रवासन, प्रवासन क्या है, प्रवासन है खतरे का नया स्रोत, और खतरों से आजादी क्या है, सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित को उनके घटित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। भारत का प्रथम ये परमाणु परीक्षण कब हुआ था, यह हुआ था 1974 में। आतंकवादियों द्वारा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ, यह हुआ था 2001 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1972 में। हिसाब से ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने के लिए था, तो कौन सा था, ये था क्योटो प्रोटोकॉल। ओके अब देखिए नीचे दिए गए कथनों का अधिकतम और कारण देखिए क्या है। 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप होनी चाहिए। ओके सेंसरशिप लागू कर दी, तो हम बिल्कुल सही। समाचार पत्रों ने केवल कार्टून दिखाकर सेंसरशिप का विरोध किया। हाँ किया था, पर इसका ये सही जो है वो नहीं है। तो अधिकतम सही है दोनों, पर सही व्याख्या नहीं है। ओके चलिए भारत की परमाणु नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले उपयोग की नीति की समीक्षा की जा सकती है, कि मतलब पहले वो यूज नहीं करेगा। ओके भारत का कौन सा राजनीतिक दल चाहता था कि भारत अमेरिका समर्थक विदेश नीति का पालन करे, तो ये कौन सी जो पार्टी थी, वो थी भारतीय जनसंघ। ओके कौन सी राजनीतिक पार्टी ने भारत के पहले आम चुनाव में लोकसभा की 16 सीटों जीती और दूसरे स्थान पर रही, तो कौन सी पार्टी जो हुआ करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके ईवीएम की फुल फॉर्म भैया पूछ रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ओके 1975 में भारत का आपातकालीन की घोषणा निम्नलिखित में से किस आधार पर पाई गई, तो अगर बात की जाए तो आंतरिक गड़बड़ी को लेकर थे। कौन से देश में ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन का विरोध किया गया, तो वो फिलीपींस कंपनी थी। ओके फिलीपींस कंट्री थी जिसने जो है इसका विरोध किया था। अब आइए खंड बा में प्रश्न अब सारे देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। आसियान के किन्हीं दो प्रमुख विदेशियों को लिखिए। ओके कांग्रेस पार्टी, अगला है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व काल के दौरान इसके नेताओं के अन्य नई पार्टियां बनाने की कभी कोई इच्छा नहीं दिखाई। इसके किसी एक कारण का विश्लेषण कीजिए। मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी में नेता हुआ करते थे उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टी बनाने की नहीं सोची, तो उसके लिए हमें कोई कारण लिखने हैं एक। ओके अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसी प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरे पंचवर्षीय के अंतर बताना है। 1979 में जनता पार्टी का विभाजन के किन्हीं दो कारण बताइए। तो 1979 में जो जनता पार्टी में विभाजन हुआ उसके कारण बताने। ओके वैश्विक स्तर पर गरीबी और अमीरी दशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करने के कोई दो तरीके समझाइए। ठीक है तो जो अमीर देश हैं और गरीब देश हैं उनके बीच की ये अमीरी और गरीबी कम करने के तरीके बताने। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किन्हीं दो संधियों का उल्लेख कीजिए। तो जो यूएसए और अमेरिका के यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो वो हुई ना संधियां, उनके बीच कोई दो जो है उल्लेख कीजिए उनकी। ठीक है किन्हीं दो संधियों का उल्लेख कर देना आप लोगों को बता देना है। चलिए अगला है खंड का चीनी अर्थव्यवस्था का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पछाड़कर आगे निकल जाने की संभावना के आधार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, लेकिन वहां हर किसी को सुधारा
सुधारों का लाभ नहीं मिला। अच्छा, वहां के लोगों को सुधारों का लाभ भी नहीं मिला। ठीक है, इनके किन्हीं दो कारणों का विश्लेषण कीजिए। 20वां प्रश्न है, 1960 में के दशक में भारत में खतरनाक दशक के रूप में चिन्हित किया गया। तो 1960 जो दशक है वो भारत को खतरनाक दशक बताया गया। इसके कोई दो कारण स्पष्ट करें। ओके, भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा वो आप लोग को जो है बताना है। ओके, 22वां प्रश्न है, 1989 नवासी, यार ये मैं भी भूल गया यार। 1989। ओके, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत के किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। ओके, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ी वर्ग को भूमिका की व्याख्या कीजिए। ओके, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं चार महत्वपूर्ण विशेषताओं का उजागर कीजिए। ओके, तो ये सब कर देना है। अब थोड़ा अच्छे से हिंदी आने लगी है, अब मैं बता दूंगा। अब खंडगाह है, नीचे दिए गए अवतरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और किन्हीं दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ओके, तो ये मत पढ़ो, सीधा उत्तर प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। सोवियत संघ के बाद के देशों द्वारा कौन सी विचारधारा को अपनाया गया? तो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना? तो रूस बना था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशियाई है? तो ताजिकिस्तान है। सोवियत संघ के कौन से भाग में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विशाल भंडार था? तो कौन सा? यूगोस्लाविया। ओके, यूगोस्लाविया में जो है भर भर के हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है नक्शा पढ़ते हैं। तो नक्शा देखिए, जैसा कि ध्यान से पढ़ना आप लोग और ध्यान से भरना। ओके, ये जो प्रश्न नक्शा का, वह राज्य जहाँ कर्पूरी ठाकुर जो है मंत्री थे, तो ये बिहार राज्य है। और इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि ये जब मैंने पेपर दिया था 2024 में, तो उसमें पूछा गया था, और 2025 का पेपर है, इसमें पूछा गया, हो सकता है 26 में भी पूछा जाए। वह राज्य जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई, ये भी तमिलनाडु में जो है हत्या हुई थी। वह राज्य जहाँ से यूपीए ने लोकसभा चुनाव 2004 में अधिकांश सीटें जीते, तो आंध्र प्रदेश था। ओके, वह राज्य जहाँ 1991 के चुनाव, बढ़िया इंग्लिश में बोले, चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सफलता मिली, तो उत्तर प्रदेश था। ओके, तो इसे ध्यान से करना बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये केवल उन बच्चों के लिए हैं जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है। ओके, तो ये मैं नहीं पढ़ने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, ये अब किसी भी बुक से पूछा जा सकता है, क्योंकि मेरे में तो पहली बुक से पूछा गया था, और आप लोगों में किस बुक से पूछा जाएगा? और ये सन 2025-24 में जो है, जो दूसरे सन 2024 में जो है, जो वो है ना पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उससे पूछा गया था, क्योंकि जो मैंने पेपर दिया था उसमें से। और ये है 25 का पेपर, जो कि आपकी दूसरी बुक से आएगा, कंटेम्परेरी वर्ल्ड से। ओके, 26 में किस बुक से आएगा मुझे नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वैश्विक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तेल। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वैश्विक तेल उत्पादन का 30% उत्पादित होता है? तो वो है कौन सा? खाड़ी क्षेत्र। चलिए, पेपर खत्म होने वाला है। फिर क्या है, क्या है मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाड़ी के किस देश पर जो है आक्रमण किया? तो ये कौन सा जो देश था जिस पे आक्रमण किया था इसने? वो था इराक। ओके, फिर क्या है, खाड़ी के देश पर आक्रमण करने के पीछे संयुक्त राष्ट्र का क्या है? तेल संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना। ओके, अब ये उस बच्चे के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, और ये लास्ट है खंडा, इसके बाद सब खत्म मामला। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच उनके लोकतांत्रिक अनुभवों में दो समानताओं और दो अंतरों का स्पष्ट कीजिए। ओके, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के किन्हीं दो मुद्दों तथा टकराव पे किन्हीं दो मुद्दों पर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए खत्म मामला। समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का महत्व की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के बाद किन्हीं चार परिवर्तन की व्याख्या कीजिए जिन्होंने विश्व की राजनीति की वास्तविकताओं को प्रभावित किया। ओके, 29वां प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों
से क्षेत्रीय मांगों का उठना दर्शाता है कि भारत में विविधता को समायोजित करने के लिए लोकतांत्रिक रवैये को अपनाया है। कथन को न्यायोचित की ठहराइए, न्यायोचित ठहराना है। जम्मू कश्मीर से संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं की परख कीजिए। ओके, आखिरी प्रश्न 30, उन किन्हीं 3 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत राष्ट्र पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। 1949 में मणिपुर के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों तथा संबंधी घटनाओं को वर्णन कीजिए। भैया हिंदी वाले बच्चों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद अगर यहाँ तक लेक्चर उन्होंने बैच किया, क्योंकि इतनी खराब हिंदी बोलने के बाद भी आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ओके, थैंक यू, टाटा। और मेरी मनोकामना है कि आप सभी लोग कुशल रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें और पेपर में अच्छे नंबर लेके आएँ।